welcome to Vyas IAS. So today is your day 36 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट था वो चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज हमें पढ़ना था, तो समझ लेते हैं चैप्टर को, ठीक है। और साथ में ही इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू एंड कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे प्रोलीव के थ्रू, ठीक है। तो एक बार हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं चैप्टर का कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, कि लॉज वगैरह कौन बनाता है। तो लॉ का जो काम होता है बनाने का वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर, ठीक है। लॉ जो भी बनाई जा रही है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ सिर्फ किसी रिलीजन को देख के बनाया जाए या किसी कास्ट को देख के, किसी जेंडर को देख के। लॉ जो भी होगा उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं बनाई जाती है लॉ। तो कोई भी लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, ठीक है। वॉट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। जो हम कहते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ, कि भाई हर कोई सिटीज़न किसी भी अपनी कंट्री का, हर कोई कानून के सामने बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई वो चाहे बड़ा नेता हो या कुछ भी हो, सबके लिए कानून एक जैसा है, ठीक है। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। Neither a government official nor a wealthy person and nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of a law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. कि कोई भी अगर वायलेट करता है लॉ को, कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू उसका गिल्ट करवाया जाएगा कम, ठीक है। मतलब कि वो गिल्ट वो पूरा कर सके, जो उसने गलती की उसको उसका गिल्ट हुए, ऐसी चीज़ें करवाई जाएगी। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल्स ही हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ लाए, कि भाई रूल ऑफ लॉ लाना इंडिया में ज़रूरी है, उन्होंने ही लेके आए थे, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, ठीक है। बट हमारे हिस्ट्री के टाइम पे हम लोग, मतलब जब पुराने समय की अगर हम बात करें तो ये जो रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स लेके आए थे उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग इंडियंस इसको अपोज कर रहे थे। क्यों अपोज कर रहे थे? एक तो उनका जो लॉ बनाया गया था वो आर्बिट्ररी था, कोई फिक्स नहीं था, कुछ भी कर रहे थे, कभी भी कुछ भी अपने मन से लॉ बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस वजह से रिफ्यूज़ कर रहे थे। दूसरी रीज़न ये था कि इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्पेयर इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनलिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे लीगली चीज़ों को एंगल से देखना, ठीक है। उसके लिए वो चाहते थे कि हम लोग ही करें सब कुछ, लीगल स्पेयर मतलब हमारा ही इसमें हिस्सा रहा है, तो हमें ही अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाना है, ब्रिटिशर्स का नहीं रूल चाहिए। एक एग्जांपल है आर्बिट्रेरीनेस की, हम बोल रहे थे ना कि आर्बिट्ररी है, कुछ भी लॉ फिक्स नहीं थे, तो कैसा एग्जांपल अगर हम बताएं आर्बिट्ररी के, तो दो एग्जांपल है। पहला हमारे पास है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, दूसरा हमारे पास है रॉलेट एक्ट। देखिए दोनों एक्ट हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि सेडिशन एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा होता था कि कोई भी पर्सन जो प्रोटेस्ट कर रहा है या ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। मतलब उनको ऐसे पूछा नहीं जाएगा, कुछ नहीं, बस उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। अगर हमें लगा ब्रिटिशर्स को कि हाँ हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या हमारे लिए कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ होती थी तो अरेस्ट कर लेते थे बिना ट्रायल के, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर रहा था। दूसरी चीज़ ये थी रॉलेट एक्ट, जिसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भाई हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना कुछ ट्रायल के, ठीक है। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। इंडियन नेशनलिस्ट बिगिन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनलिस्ट कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने लग गए थे, ये जो आर्बिट्ररी यूज़ हो रहा था। दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग द आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। कि इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्बिट्ररी पावर का यूज़ कर रही थी। ऑल्सो इंडियंस ने लड़ाई लड़नी शुरू करी इक्वालिटी के लिए, और वो चाहते थे कि जो आइडियाज़ हैं लॉ के वो चेंज होए, उसकी जगह एक रूल्स आए, मतलब लॉ भी अगर आए तो एक रूल्स के साथ आए कि हाँ ये चीज़ है, अब ये तुम्हें ओबे करनी है, तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। चाहे वो आइडिया, और उसमें आइडिया ऑफ जस्टिस की भी बात हो, ठीक है, कि इंसाफ लड़ने के लिए मौका दिया जाए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ख़त्म होते होते इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग, ठीक है, एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। वही है, इंडिया का लीगल प्रोफेशन वगैरह भी काफ़ी उस टाइम पे बढ़ने लग गया था, तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स वगैरह में भी रिस्पेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें मांगने लग गए थे। दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। उन्होंने इंडिया की ही लॉज, मतलब जो लॉज वगैरह है उसको डिफेंड करने के लिए यूज़ करी, जो भी राइट्स हैं इंडियन के लिए उसको उन्होंने डिफेंड करने के लिए शुरू किया। इंडियन जजेस ने भी रोल प्ले किया कि हाँ यार इंडियंस में लॉ
को लाना पड़ेगा, बराबरी लानी पड़ेगी, लॉज इस तरीके से लाना पड़ेगा कि सबके लिए बराबर हो, ब्रिटिश रूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा रूल उसमें ना हो रोल, है ना. So therefore there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो कहीं ना कहीं colonial period के टाइम पे, पुराने समय पे इंडियंस ने काफ़ी रोल प्ले किया कि किस तरीके से लॉ का इवॉल्व हुए, लॉ किस तरीके से इवॉल्व हुए. With the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for the country. तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कहीं ना कहीं हम इस डॉक्यूमेंट ने हमको हेल्प करी कि हम लोग लॉज बना पाए कंट्री के उस पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉज बनाने में, ठीक है. बट कई बार ऐसा होता है कुछ देर आर मैनी ways through which this take place and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. कि भाई लॉज वगैरह क्यों आती है. लॉज वगैरह कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से लॉ लानी पड़ती है. और इवन समटाइम क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि सिटीजन्स इशू रेज करते हैं कि हमें चाहिए लॉ, इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को फिर उस बारे में सोचना पड़ता है. अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो इशू रेज करते हैं किसी पर्टिकुलर लॉ को लेके, ठीक है. SDG गोल 5 की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी. हमारा SDG गोल 5 है, ठीक है. ये आपको पता ही होगा, अब तो हम सारे याद कर चुके हैं. सेव ग्रीन प्लानट JG. सो द रोल ऑफ सिटीजन इज़ क्रूशल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट. देखिए सिटीजन का रोल ज़रूरी है कि वो मतलब ऑफकोर्स की बात है पार्लियामेंट फ्रेमिंग में हेल्प करे. डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉ, कि जो भी कंसर्न हमारे होते हैं हम लोग कहीं ना कहीं बताते हैं और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को उस हिसाब से चलना पड़ता है. सो फ्रॉम स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज़ अ क्रूशल एलिमेंट. कि हर एक सिटीजन की वॉइस सुनी जाए, ये बहुत ज़रूरी है. तो पार्लियामेंट को भी उस हिसाब से ही चलना पड़ता है. दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू TV रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. ठीक है, लोगों की आवाज़ किस तरीके से सुनी जा सकती है. TV रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स जो आते हैं, या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करके, या कोई लोकल मीटिंग बिठा लेना. तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे कि पार्लियामेंट कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है और ट्रांसपेरेंट है लोगों के लिए. पर कुछ लॉज ऐसी भी होती है जो बहुत ही अनपॉपुलर रह जाती है, कॉन्ट्रोवर्शियल चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक को फेवर कर रही है, दूसरे के अगेंस्ट में जा रही है. तो कुछ लॉज ऐसी भी होती है. तो समटाइम्स लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. कई बार ऐसा होता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखा जाए तो वैलिड है और इवन लीगल भी है, बट कहीं ना कहीं वो इतनी पॉपुलर नहीं है या लोग अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं अनफेयर या हार्मफुल है. सो हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ. तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, उस लॉ को क्रिटिसाइज़ करते हैं. एंड दे होल्ड पब्लिक मीटिंग होल्ड करते हैं, जैसे कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए मीटिंग वगैरह बुला ली, या न्यूज़पेपर्स में लिख लिया, रिपोर्ट्स कर दी, TV चैनल में रिपोर्ट कर ली. तो इस तरीके की चीज़ें फिर करते हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए. सो इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम बाय द पार्लियामेंट. तो डेमोक्रेसी में हम यानी कि हम सिटीजन्स वगैरह के पास राइट है कि हम अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हमें लग रहा है कि हम लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, इस रिप्रेसिव लॉज जो हमारे को लग रहा है कि क्रूअल है हमारे लिए, हम उसके लिए लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं. So when a large number of people begin to feel laws framed by the parliament, when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. देखिए हमारी डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास राइट है कि हर कोई सिटीज़न, अब कोई भी लॉ अगर उनको लग रहा है कि फेयर नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, अपना जो भी हमारा ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़, अगर हमें लग रहा है लोगों को कि हाँ रॉन्ग लॉ आई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोग अगर ये बोल देते हैं कि हाँ ये लॉ सही नहीं है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि उस लॉ को उनको चेंज करना पड़ता है. द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल द लॉज इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें लग रहा है कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी लॉ वो मॉडिफाई करवा सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं. जैसे हमने रोज़ा पार्क का एग्जाम्पल पढ़ा था, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया था टू इंश्योर द सिविल राइट्स एक्ट इन 1964 करके उसमें एक एक्ट हमारे पास आया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो लोगों ने, रोज़ा पार्क जो एक विमेन थी, किस तरीके से उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन विमेन के लिए खड़ी हुई थी, और किस तरीके से वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, उन्होंने वो ख़त्म कराया. ठीक है, सो वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज अ सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव. कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा काम सिर्फ वोट देने का नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का नहीं है. रादर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय आवर MP एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शन व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड. यानी कि हमारा काम सिर्फ इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का नहीं है, बल्कि एज अ सिटीज़न हमें ये देखना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर मीडिया के थ्रू,
कि जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर लग रहा है कोई चीज़ गलत हो रही है तो वी शुड क्रिटिसाइज, वी शुड stand. Okay, so thus what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी थी। इसी के साथ इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल, तो मिलते हैं कल के टारगेट के साथ, 8:37 के साथ। थैंक यू।